गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस की अगली कड़ी में बीएससी सेकेंड ईयर से एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। बीएससी सेकेंड ईयर में स्पेक्ट्रोस्कोपी अपने चल रहा था, उस टॉपिक में आज अपन डिस्कस करेंगे वुडवर्ड फेजर नियम। वुडवर्ड फेजर नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और अपने जेएनयू के सिलेबस के अकॉर्डिंग 7.5 नंबर का क्वेश्चन या 3.5 नंबर का क्वेश्चन फ्रेम होता है। वुडवर्ड फेजर रूल का उपयोग क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है? तो जो भी कंपाउंड है जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन शो करते हैं उसके लैम्बडा मैक्सिमम को थ्योरेटिकली कैलकुलेट करने के लिए वुडवर्ड फेजर रूल का उपयोग किया जाता है। वुडवर्ड फेजर रूल कैसे उपयोग में लिया जाएगा उसके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, वुडवर्ड फेजर रूल एक थ्योरेटिकल नियम है, सैद्धांतिक है। इस थ्योरेटिकल में अपन क्या करते हैं, कोई भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड, उस अनसैचुरेटेड कंपाउंड के लिए अपन लैम्बडा मैक्सिमम डिटरमाइन करते हैं, निर्धारित करते हैं। इसके लिए अपन को क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी होती है, फिर अपन इसको कैसे अप्लाई करेंगे वो आज के लेक्चर में अपन सीखेंगे। सबसे पहले अपन को ये एक चीज़ मालूम होनी चाहिए कि जो कंपाउंड है वो हेट्रोन्यूक्लियर है, विषमनाभिकीय है या समनाभिकीय है। विषमनाभिकीय या समनाभिकीय डायीन है। क्या है, हेट्रोन्यूक्लियर या होमोन्यूक्लियर डायीन? इसमें से कौन सी चीज़ है वो अपन को मालूम होनी चाहिए। अगर ये मालूम है तो अपने पास जो बेस वैल्यू है वो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। अपने पास बेस वैल्यू होमो, हेट्रो और 1,3 ब्यूटाडाइन ये अपने सिलेबस में है। जैसे फॉर एग्जांपल पहले मैं एक स्ट्रक्चर बना के बताता हूँ आपको। ये एक स्ट्रक्चर ये, ठीक है। अब इसमें डायीन है, डबल बॉन्ड दिख रहे हैं। एक स्ट्रक्चर और बना देता हूँ, एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2 ले लेता हूँ। एग्जांपल नंबर 2 2 डबल बॉन्ड दिखे होंगे, ये भी एक डायीन है। अगली बात करें एग्जांपल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 हो गया, तो एक एग्जाम्पल नंबर 4 एग्जाम्पल को पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं, जिससे अपने ये क्लियर हो जाएगा कौन सा होमो और कौन सा हेट्रो। तो अजय फर्स्ट एग्जांपल और अपन चलते हैं। अपन को होमो और हेट्रो कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये देखिए 2 डबल बॉन्ड डायीन है। डायीन की अगर अपन इसको देखें तो अल्टरनेट पोजीशन में होना चाहिए, यानी कॉन्जुगेशन होना चाहिए सबसे पहले, तो ही इसको अपन होमो और हेट्रो में डिफाइन कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। ये डायीन अपन, मैंने इसको बंद कर दिया। ये डायीन मुझे जो दिख रही है वो इस शेप में दिख रही है, यानी अपन कहें तो ये इस तरह की शेप होनी चाहिए, इस तरह की, ठीक है, यानी कि इस तरह की शेप होनी चाहिए, जिसे अपन सिस बोलते हैं, सिस शेप में होना चाहिए। अगर सिस फॉर्म है दैट इज कॉल्ड होमो, तो ये सिस फॉर्म है। दोनों जो नाव हैं, दोनों जो कोने हैं वो एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, सिस। फिर दूसरी बात की जाए यहाँ, तो यहाँ पर जो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, यानी जो पाई बॉन्ड का कॉन्जुगेशंस है वो नहीं प्रेजेंट है। सो इट इज़ नॉट होमो और नॉट हेट्रो, दोनों ही नहीं है।
ये अपन को आइडेंटिफाई होना चाहिए कि पहले होमो है या हेट्रो है या कॉन्जुगेशन। यहाँ पे देखो तीसरे स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, अल्टरनेशन है। यहाँ देखो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ठीक है। तो पहले इसकी बात करें, इसमें देखो 2 पाई बॉन्ड है, लेकिन दोनों पाई बॉन्ड की जो पोजीशन है इस तरह की पोजीशन है। अगर मैं आपको डायग्राम से समझाऊँ, इस तरह की पोजीशन है। इस तरह की पोजीशन में दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अपोजिट है तो यानी जो पोजीशन बनी है वो ट्रांसफॉर्म है, और ट्रांसफॉर्म जब होगी तो अपन उसको हेट्रो बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हेट्रो। ट्रांसफॉर्म होने पर अपन उसको हेट्रो बोलेंगे। तो ये हेट्रो हो गई, ये होमो हो गई। होमो यानी सिस फॉर्म है तो होमो है और हेट्रो। अब इस कंडीशन, ये चौथा एग्जाम्पल जो है इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल, अगर देखा जाए यहाँ से अगर अपन इसको देखें तो ये वाली जो है वो दोनों एक ही डायरेक्शन में है, देखिए। और इसको अगर अपन कैलकुलेट कर लें, इसको ले लें तो इसमें देखो ये फिर इस तरह के स्ट्रक्चर है। अगर ऐसा कभी हो जाए कि होमो भी है, या अपन कहें अपनी भाषा में सीखने के लिए सिस भी है और ट्रांस भी है, तो हमेशा फेवर करना है सिस को, यानी कि होमो जो बेस वैल्यू आपको लेनी है वो किसकी बेस वैल्यू लेनी है बच्चों? होमो की बेस वैल्यू लेनी। यानी पहला टॉपिक क्लियर हुआ, विषम चक्रीय और समनाभिकीय डाइइन में क्या लेना है? हेट्रोन्यूक्लियर और होमोन्यूक्लियर डाइन्स को कैसे सिलेक्ट करना है। सेकेंड बात जो अपन करेंगे वो है एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड। एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड। अब ये एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड क्या है? बाह्य चक्रीय बंध। बाह्य चक्रीय बंध। बाह्य चक्रीय बंध वे बंध होते हैं जो अपन डबल बॉन्ड की संरचना से बाहर होते हैं। डबल बॉन्ड जैसे अपन ने जो बेस वैल्यू एक बार कलेक्ट कर ली, उसको बाउंड लिया, उसके बाद में एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड कौन से हैं जो कॉन्जुगेशन को बढ़ा देते हैं, संयुग्मन का विस्तार कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड। जैसे ये एक स्ट्रक्चर मैं आपको बना के समझाता हूँ। ये मैंने बनाई 3 रिंग की स्ट्रक्चर, 1 2 3। अब इसमें ये एक पाई बॉन्ड बना दिया मैंने, एक पाई बॉन्ड ये बना दिया, एक पाई बॉन्ड ये बना दिया, 3 पाई बॉन्ड बना दिया। अब जो चक्रीय संरचना के बाहर होते हैं और लंबवत होते हैं, जैसे इस स्ट्रक्चर को अपन देखें, एक स्ट्रक्चर को अपन एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड देखें, ये देखें, इसके जो परपेंडिकुलर स्ट्रक्चर, एक तो ये है, एक ये है, एक ये, एक ये, यहाँ पर इन सभी जगह पर कोई भी परपेंडिकुलर नहीं है, तो इस रिंग का एक भी एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड नहीं। नेक्स्ट यहाँ देखें, इसको अगर ध्यान से देखें तो इसकी ये तो पैरेलल हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखो ये परपेंडिकुलर है, इस रिंग का एक परपेंडिकुलर, तो ये एक एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड हो गया, ठीक है, और कोई नहीं। इस रिंग के देखें तो इस रिंग का ये परपेंडिकुलर, एक यहाँ, एक यहाँ, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, यहाँ कोई नहीं है, यहाँ कोई नहीं है, यहाँ कोई नहीं है, यहाँ इस साइकिल ये रिंग जो है इसका एक एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड, ये एक एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड, इसका देखें तो यहाँ पर भी कोई नहीं है, यहाँ पर भी कोई नहीं है, यहाँ पर भी कोई नहीं, यानी इसकी कोई परपेंडिकुलर नहीं है, इसका भी कोई परपेंडिकुलर नहीं है। इस रिंग का एक परपेंडिकुलर और इस रिंग के 2 परपेंडिकुलर है, टोटल एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड हुए 3। यानी रिंग के बाहर कितने लंबवत पाई बॉन्ड उपस्थित हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड। ओके स्टूडेंट्स, एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड वाला मैटर क्लियर हो रहा है। चलो एक और एग्जांपल से अपन सीखते हैं। एग्जांपल नंबर 2, जैसे मैंने ये लिया, अब ये स्ट्रक्चर ली, ठीक है, ये 2 बॉन्ड मैंने बनाए। अब इस रिंग के परपेंडिकुलर साइड ये यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ पर भी कोई नहीं है, यहाँ पर भी कोई नहीं है, यहाँ पर, तो इस रिंग का एक भी परपेंडिकुलर नहीं। इस रिंग की बात करूँ, ये तो पैरेलल हो गया, परपेंडिकुलर पे कोई नहीं है, ठीक है, परपेंडिकुलर में यहाँ कोई नहीं है, यहाँ कोई नहीं है, यहाँ, लेकिन ये वाला परपेंडिकुलर है तो इसका एक इस रिंग का एक एक्सोसाइक्लिक। ओके, अब इसकी बात करें, इसका तो ये परपेंडिकुलर दिख ही रहा है सामने, और यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर कहीं नहीं, तो इसका एक ही है। तो इस रिंग का भी एक और एक कितने परपेंडिकुलर बॉन्ड हो गए? 2, टोटल 2। एक और एग्जाम्पल से मैं आपके क्लियर करता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 3,
ये मैंने 5 बॉन्ड। अब इसका परपेंडिकुलर देखो, यहाँ नहीं है कोई भी बॉन्ड, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। इसका नहीं, इसका जो परपेंडिकुलर बॉन्ड है वो 0। इस रिंग का देखो ये पैरेलल हो गया और कहीं पर भी यहाँ पर बॉन्ड नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ नहीं, इसका भी हो गया 0। अब इस साइकिल के बारे में देखूँ तो यहाँ पर कोई बॉन्ड नहीं है, यहाँ पर ये नहीं, इस साइकिल का भी हो गया 0। तो ओवरऑल 0। तो आज अपन ने जो वुडवर्ड फ्रेजर रूल है उसमें 2 चीज़, होमोहेट्रोसाइक्लिक और एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड के बारे में। नेक्स्ट इसको और डिटेल अपन स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स।